कंडीशंस एंड वारंटीज में कल अपन डिफरेंस देख रहे थे। तो एक डिफरेंस देखा था, यदि कोई भी पार्टी मतलब जो बायर है वो चाहे, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को इट कैन ट्रीट इट एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये पॉसिबल है लेकिन ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि कंडीशन ब्रीच होती है तो सर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट रहता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दो। लेकिन वारंटी ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या डिमांड कर सकते हैं सर? डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। अब मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर करण फारिया ने एक कार खरीदी थी जिसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन हो रही है, लेकिन वो कार उसको इतनी पसंद आई कि उसने कहा चलो मैं कंडीशन ब्रीच हो रही है तो भी कॉन्ट्रैक्ट में खत्म नहीं करता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूंगा, आप मुझे डैमेजेस पे कर दो जो भी है। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा था डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज में। अ ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ वारंटी। रादर इसको बोलना कुछ और चाहिए, पर टॉपिक का जो नाम लिखा हुआ है ट्रीटिंग कंडीशन एज वारंटी, ठीक है। तो सर इन फॉलोइंग केसेस, पॉइंट नंबर वन पढ़ना भाई, करण फारिया पढ़ो। where buyer waives when a buyer waives a condition, he cannot be insisted on its fulfillment. ही कैनॉट इंसिस्ट ऑन इट्स फुलफिलमेंट। सर एक कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? बायर ने सेलर को बोला मुझे ऐसी कार चाहिए जो कम से कम 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हो, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर गाड़ी चले, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गई? मेन कंडीशन ही हो गई ना, जिसके ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा। यस सर। सेलर ने बायर को एक कार सजेस्ट करी जो बायर ने खरीद ली उसके सजेशन पे, बट दैट कार वाज गिविंग ओनली 17 लीटर्स पर किलोमीटर्स पर लीटर। तो सर कंडीशन ब्रीच हो गई। यस सर। बायर के पास में ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट करने का। यस सर। लेकिन उसको कार इतनी पसंद आ गई कि उसने कहा छोड़ो यार कंडीशन, मेरे को कार पसंद है, ठीक है। और तो ऑल टुगेदर कंडीशन ही वेव कर दी, ऑल टुगेदर कंडीशन ही वेव कर दी। तो सर अब what he is doing कि sir buyer has waived his right to treat the contract as breached, breach of condition। तो उसने अपना right ही वेव कर दिया, ठीक है। So where a buyer waives a condition, he cannot insist on its fulfillment afterwards। बाद में नहीं बोल सकता, आपने खुद ने वेव किया ना, तो बाद में उसके लेके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करना। सेकेंड पॉइंट पढ़ भाई। Treatment by aggrieved party. Buyer may elect to treat breach of condition as breach of warranty and can claim for damages only instead of repudiating the contract. सर सेकंड पॉइंट में बायर क्या कर रहा है? सर कंडीशन ब्रीच हो रही है, 25 किलोमीटर की बजाय 17 किलोमीटर दे रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मुझे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। वो बस डैमेजेस पे मान जा रहा है क्योंकि कार पसंद आ गई है, वो भी देख रहा है यार अब बार बार क्या कार खरीदूं, ये करूं वो करूं, तो ही इज ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो कंडीशन को वारंटी के जैसे ट्रीट कर लिया और डैमेजेस डिमांड कर लिए। तो सर पहले और सेकंड पॉइंट में क्या फर्क है? पहले पॉइंट में वो कह रहा है चलो मेरी कंडीशन थी मैंने वेव कर दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरे पॉइंट में वो क्या कर रहा है? ही इज ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, ठीक है, एंड जस्ट डिमांडिंग सेटलिंग ऑन डैमेजेस रेदर देन रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में फर्क समझ में आ गया? नीम मुरार का आ गया रे? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। Compulsory treatment by acceptance of goods, where the contract is indivisible and buyer has accepted the goods of part thereof, the breach of condition can be treated as breach of warranty only. Then buyer cannot terminate the contract but can only claim damages. देखो कई बार क्या होता है, सिचुएशंस कुछ ऐसी हो जाती है कि आपको जबरदस्ती ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसे ही ट्रीट करना पड़ता है, आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहता है रादर देन ट्रीटिंग द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। सो कंपल्सरी ट्रीटमेंट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स। सर देखो
क्या होता है कि आपने बोला मुझे 1000 पेयर ऑफ शूज चाहिए, सेलर से बायर ने बोला, जिसका रॉ मटेरियल कुछ कुछ इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेदर का होएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई सर, ये हो गई सर कंडीशन कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेदर का मेरे को ये शूज चाहिए। ठीक है साहब। अब सर शूज आ गए, यहाँ पर 1000 पेयर ऑफ शूज आ गए। ठीक है, अब मार्केट में वो बायर जो था कोई 1000 जूते खुद के लिए तो खरीदेगा नहीं सर, मार्केट में अलग अलग, ही वॉज द होलसेलर, उसने अलग अलग रिटेलर्स को वो जूते बेच दिए, दुकानदारों को, रिटेलर 1 2 3 4 रिटेलर्स ने वो जूते आगे कंज्यूमर्स को खपा दिए अलग अलग, किसी के घर चला गया, किसी के दुकान पे ही पड़ा हुआ है, किसी, मतलब वो फैल गया पूरा, 1000 पीस जो है वो मार्केट में फैल गया। अब सडनली एक दिन एक रिटेलर उठ के आता है और इसको बोलता है, भाई जी आपने जो जो लेदर कह के हमको भेजा था वो शूज उस लेदर का है नहीं, इसमें कंप्लेंट आ रही है। ठीक है, इट इज नॉट दैट लेदर विच यू हैव कम्युनिकेटेड टू अस। तो अब सर क्या हुआ, क्या मार्केट से एक एक आदमी के पास में, एंड कस्टमर के पास में से जूता इकट्ठा करके वापस दिया जा सकता है? यहाँ पर तुम खुद बताओ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक एक जूता वापस ट्रेस करें, इकट्ठा करें, किसके पास गया, 1000 रुपए, मतलब 1000 शूज इस तरीके से वापस इकट्ठा करके? नहीं है ना। तो इसके पास में क्या ऑप्शन बचता है, ही कैन जस्ट ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ये ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसे ही ट्रीट कर सकता है और ज्यादा में ज्यादा डैमेजेस डिमांड कर सकता है। क्या ये सिचुएशन समझ में आई आपको? यस। ब्रीच ऑफ कंडीशन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करना है, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का मतलब है भैया तुम अपना माल वापस पकड़ो, मेरे को अपना पैसा वापस दो। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अब नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो या कंपल्सरीली, कंपल्सरी ट्रीटमेंट बाय एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, सर हमको जबरदस्ती उन गुड्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, पर हम कंडीशन है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन, पर अब कंपलसरी एक्सेप्टेंस हो गया, जबरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो हम डैमेजेस जरूर डिमांड कर लेंगे। सो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजिबल एंड बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली, देन बायर कैनॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। बात समझ में आ गई? यस सर, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। सर आप तो हर चीज के आगे एग्जाम का क्वेश्चन लगा देते हो, बच्चे को कहीं तो छोड़ो। अरे जो है, अब मेरी ड्यूटी है तुमको बताना कि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी फुलफिल करो, रोज का काम रोज करो, रोज पढ़ो, रोज याद करो, वीकेंड पे रिविजन्स करो, थोड़े से फास्ट ट्रैक रिविजन्स करो। ठीक है, फास्ट ट्रैक रिविजन्स कब पॉसिबल होंगे, जब आप लोग लिखोगे, जो आपने पढ़ा है उसको लिखोगे और उसमें से वापस पढ़ोगे, तो ही फास्ट ट्रैक रिवीजन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ। तो कितने जने लिखने में है ये भी मेरे को पता है। तो डिस्टिंक्शंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटीज, एग्जाम क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हेन अ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एग्जाम क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट टॉपिक में से भी आता है और सबसे ज्यादा इसी में से आता है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। आइए समझाता हूं टॉपिक क्या है। अपन ने पढ़ा है ना क्या पढ़ा है भैया? अपन ने पढ़ा है कि सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दो चीजें पढ़ी हुई हैं, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक्सप्रेस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। दक्ष अग्रवाल, क्या होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और क्या होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बता। सर एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट तो जहाँ तक मेरी समझ में है जो डायरेक्टली बन जाता है, डायरेक्टली जैसे बन जाता है, मतलब जैसे ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट बन जाता है। अरे एग्जाम में एक्सप्लेन करना पड़ा तो कैसे करेगा, बस ये बता दे। सर देख नाम में ही इम्प्लाइड का आंसर, देख मतलब सुन सुन मेरी बात, घबरा मत, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये मत सोच कि मैं तो 11वीं का स्टूडेंट हूँ, 12वीं में वापस एक बार अपने को तो बल्ले बल्ले है सर वापस करेंगे, ऐसा मत सोचना। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नाम में आंसर छुपा हुआ है और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के भी नाम में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ऐसे सोच चीजों को, किसी, हर हर स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं, ये याद कैसे रखने का कोई भी कंसेप्ट को, सर उसे किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर लो तो अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, कैसे? कि सर मान लो दक्ष अग्रवाल की एक गर्लफ्रेंड है, तो सर क्या करेगा, उसको अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करेगा या नहीं करेगा?
हाँ सर करेगा ना, कोई मन ही मन में घुटता थोड़ी रहेगा, उसको अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी। तो एक्सप्रेस कैसे करेगा? ही विल एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स यूजिंग वर्ड्स। शब्दों का इस्तेमाल करके वो एक्सप्रेस करेगा। वर्ड्स कैन बी आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। या तो बोल के करेगा कि मैं तुम्हें मतलब जो भी है आई लाइक यू वगैरह वगैरह, या तो बोल के करेगा या लिख के करेगा। बोल के करेगा तो जूते खाने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, लिख के करेगा तो वो फादर साहब के उसके हाथ में लेटर आ गया तो जूते खाने की 200% प्रोबेबिलिटी रहेगी। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो एक्सप्रेस कैसे करोगे अपनी भावनाओं को? Sir, those contracts, express contracts are those contracts which are made using words either in oral or in writing. जबकि implied contracts are those contracts which are made through conduct of the parties, which are made through मैंने चाय की प्यालियां भर के रख दी, आपने आया और उठाया, मतलब मैंने ऑफर किया चाय पी लो पैसे दे दो, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहीं भी एक शब्द का इस्तेमाल हुआ? नहीं सर। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन रहा है? थ्रू कंडक्ट। याद ऐसे रखना है, कनेक्ट एवरी कंसेप्ट विद सम एग्जांपल और विद समथिंग, उसे किसी चीज से कनेक्ट करो तो रह जाएगा याद, नहीं तो समझ के भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या सब लोगों को बात समझ में आई है? मीत, रोहन, मुकुंद, नितिन, नीव, समझ में आई? कनेक्ट करो किसी चीज से, इमेजिनरी एग्जाम्पल लगा लगा के कनेक्ट करो, तुम्हारे आसपास जो चल रहे हैं उनसे कनेक्ट करो। ठीक है, चलिए। तो सर अपन ने ये तो पढ़ा था एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सर अब सेम चीज कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मुकुंद बोल। सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक्शंस के थ्रू भी रहता है ना? विच इज मेड थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज मतलब थ्रू एक्शंस विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स। यस। यस सर। एक ही बात को अपन दो अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं अपन एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। ठीक है, टॉपिक क्या है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड वारंटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस कंडीशंस? कि सर सेलर और बायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें एक्सप्रेसली डाल दिया था विद यूजिंग वर्ड्स। मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर पर लीटर, जो भी आप मुझे सजेस्ट करें, वो माइलेज देना चाहिए। बायर ने और सेलर ने एक्सप्रेसली डाल दी इस कंडीशन को। यस सर। अब खुद ने डाल दी? यस सर। एक्सप्रेस वारंटीज क्या होती हैं? जो बायर और सेलर ने खुद ने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डाल दी कि मुझे ये चाहिए, मुझे हाईवे कार चाहिए, मुझे ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गई एक्सप्रेस कंडीशंस एंड एक्सप्रेस वारंटीज। क्या एक्सप्रेस में कोई प्रॉब्लम है समझने में? नहीं सर। जो बायर और सेलर ने खुद ने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डिसाइड कर ली, वो तो हो जाती है एक्सप्रेस कंडीशंस। दे हैव एक्सप्रेस्ड इट इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट। गॉट द पॉइंट और नॉट? गॉट द पॉइंट और नॉट? तो क्या इसमें कुछ पढ़ने का है एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज में? नहीं सर, जो पढ़ने का था वो सब पढ़ा दिया आपको कि एक्सप्रेस कंडीशंस और एक्सप्रेस वारंटीज कैसे ऑपरेट करती हैं। ठीक है, पढ़ने का कहां पर है सर? इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटीज पढ़ने का यहां पर है। कैसे? कि सर एक्सप्रेस तो खुद पार्टी सेलर और बायर ने डाल दी सर, इसके अलावा भले ही सेलर और बायर ने खुद से एक्सप्रेसली कुछ कंडीशंस या वारंटीज नहीं डाली हो, लॉ ऐड कर देता है हर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस का इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज को। यहां पर इंप्लाइड का मतलब समझ में आया? यहां थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज की बात नहीं है, लॉ खुद ऐड कर देता है कि भले ही तुमने एक्सप्रेसली नहीं डाली हो, ये इंप्लाइड कंडीशंस भी किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रहेंगी और ये इंप्लाइड वारंटीज भी किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में रहेंगी, चाहे लिखी हुई हो चाहे नहीं लिखी हुई हो, वो रहेंगी। मतलब लॉ कह रहा है रहेंगी कि होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो सर मजा आ जाएगा फिर तो। ये प्रोटेक्शन की बात हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर। बायर सेलर की बायर की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। यस सर। तो सर आइए पढ़, मतलब समझ में आ गया अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? कि कुछ ऐसी कंडीशंस जो हमने भले ही नहीं लिखी हुई हो, वो फिर भी लॉ बोलता है कि होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहां पर 7 अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं। कैसे? एक्स इंप्लाइड कंडीशंस। एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कंडीशन एज टू सैंपल। कि सर यदि सेलर ने बायर को वीट का कोई सैंपल बता के माल बेचा है कि ये वीट है, ये इसकी क्वालिटी ये है, ये लेंथ है, ये इस क्वालिटी का वीट है, ठीक है,
तो सर अब भले ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हो कि जो बल्क है वीट का जो सेलर बायर को सप्लाई कर रहा है इट शुड मैच विद द सैंपल विच इज शोन, भले ही ये चीज नहीं लिखी हुई हो तो भी लॉ ने इम्प्लाइड कंडीशन डाल दी, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल, यानी कि यदि सेलर ने बायर को सैंपल बता के माल बेचा है तो बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल, बल्क सैंपल जैसा ही होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। भले ही नहीं लिखा, अपने आप ये इम्प्लाइड कंडीशन लॉ ने डाल दी है। कंसेप्ट समझ में आया इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज का? बोलो यस और नो, मुकुंद, नमित, करण, नीव, आया रे? समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं अपन? यस सर। तो इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आते हैं। डायरेक्टली तो एक्सप्लेन इम्प्लाइड कंडीशंस, इनडायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो करण फारिया भैया पढ़ना चालू कर एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज को। Express condition and warranty are those which are expressly agreed upon by the parties and provided in the contract of sale. And implied conditions and warranties are those which are implied by law on the seller. It should be noted that implied condition may be waived by an express agreement. देखो एक्सप्रेस कंडीशंस तो जो एक्सप्रेसली अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर लिया सेलर बायर ने आपस में कि ये चाहिए, तो एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज आर दोज which are expressly agreed upon in words, ठीक है, either oral or in written, upon by the parties and provided in the contract of sale, और सेल में provided in the contract of sale, ठीक है। implied conditions and warranties जो कि हमें पढ़ना है, तो ये क्या है, भले ही पार्टीज ने एक्सप्रेसली नहीं डाली हो उनको फिर भी ये उनके ऊपर लागू होगी। implied conditions and warranties are those which are implied by law, सेलर के ऊपर ये रहेंगी, तुमको ये पूरी करनी है भैया, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या है कि सर इट शुड बी नोटेड दैट implied conditions may be waived by an express agreement। सर सेलर और बायर ने आपस में जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें से जो भी कंडीशंस लागू होती हैं वो लिख सकते हैं, हमारे केस में ये लागू नहीं होगी, वो चाहे तो हटा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यदि दोनों पार्टीज राजी हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेव करनी है ये इम्प्लाइड कंडीशंस आप हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो आपके भले के लिए कर रहे थे, हटाना है हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस। चलिए तो अब कौन कौन सी हैं थोड़ा सा अपन देखते हैं। फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम इम्प्लाइड कंडीशंस करेंगे, उसके बाद में इम्प्लाइड वारंटीज करेंगे। जब हम इम्प्लाइड कंडीशंस और इम्प्लाइड कंडीशंस करने के बाद में इम्प्लाइड वारंटीज की तरफ पहुंचेंगे तो आपको लगेगा सर सेम ही तो है, सर सेम ही तो है। हाँ, इस बात का अपने पास में कोई जवाब नहीं है कि सर जो इम्प्लाइड वारंटीज है वो आपको इम्प्लाइड कंडीशंस जैसी लग रही हैं, इसीलिए इम्प्लाइड वारंटीज पे आज दिन तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। सिंपली पूछ लिया एक्सप्लेन व्हाट आर द इम्प्लाइड वारंटीज, तो आपको मेंशन करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई क्लियर कट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है, पर पढ़ना है तो पढ़ना है वाली बात है। चलिए, फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। क्या क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। क्या बोलता है ये कंडीशन एज टू टाइटल, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, कि सर सेलर बायर को जो माल बेच रहा है सेलर के खुद के पास में उसका टाइटल होना चाहिए, तभी तो उसकी सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बना के उसकी ओनरशिप बायर को देगा। यदि सेलर के पास में खुद के पास में वैलिड टाइटल नहीं है तो क्या वो बायर को इसकी ओनरशिप दे सकता है? नहीं दे सकता है सर, दिखती सी बात है। मान लो हमारा मुकुंद है, वो एक दिन कोई चीज, मुकुंद अदरवाइज मत लेना, वो कोई चीज चोरी करके ले आया और उसको आगे करण को टिका दिया, तो यार क्या मतलब ये इसको अच्छी ओनरशिप दे सकता है उसकी? नहीं सर, नहीं दे सकता है। एक्सेप्शंस कुछ हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बट बेसिक रूल इज दैट भले ही सेलर और बायर ने माल खरीदते और बेचते हुए ये ऐसा लिख दिया, ऐसा नहीं लिखा कि सेलर इज द वाजिब ओनर, इज द लॉफुल ओनर, पर यदि कोई सेलर बायर को माल बेच रहा है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन है कि सर इसके पास में उसका टाइटल होना चाहिए, या फिर इसके पास में टाइटल नहीं है तो बेचने की अनुमति होनी चाहिए, बेचने का वो होना चाहिए, राइट होना चाहिए। कैसे? कि सर कई बार एजेंट भी तो काम करता है सेलर के बिहाफ पे, एजेंट खुद ओनर नहीं है लेकिन सर इसके पास में लीगल राइट है या नहीं है उस चीज को बेचने का,
टाइटल ट्रांसफर करने का, यस लीगल राइट है उसके पास में टाइटल ट्रांसफर करने का। बात समझ में आ गई? तो पहली इंप्लाइड कंडीशन, भले ही सेलर और बायर ने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई हो कि सर टाइटल होना चाहिए तभी तो ट्रांसफर होगा, यहां पर नहीं तो कैसे होगा। सेकेंड इंप्लाइड कंडीशन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। बहुत इजी इजी है। क्या है सेल बाय डिस्क्रिप्शन? देखो सर, सेलर ने यदि बायर को कोई चीज डिस्क्राइब करके बेची है, कैसे? सैंपल नहीं दिखाया है, डिस्क्राइब करके बेची है कि ये मेरा वीट है, वीट नहीं सॉरी, ये राइस है, ये बासमती राइस है तो वो बासमती होना चाहिए, वो सुपर क्वालिटी, बहुत सारी क्वालिटीज आती है, टिबर डुबर सुपर, ठीक है, तो ये सुपर क्वालिटी का बासमती राइस है तो वो सुपर क्वालिटी का बासमती राइस होना चाहिए, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली इतनी है तो वो अप्रोक्सीमेटली लेंथ उस चावल की उतनी होनी चाहिए। वो क्या कर रहा है? चीजों को डिस्क्राइब करके बेच रहा है, डिस्क्रिप्शन से बेच रहा है। तो सर भले ही सेलर और बायर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा कि जैसा डिस्क्राइब किया गया है वैसा माल होना चाहिए, तो भी ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन है। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन खुद लॉ ने डाल दी कि यदि सेलर ने बायर को डिस्क्रिप्शन से माल बेचा है, द बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, या द माल शुड, the goods should correspond with the goods should correspond with the description which has been given in the contract or during the discussion। बात समझ में आ गई? सीधी सी कंडीशन, सीधी सी इंप्लाइड कंडीशन है। पहली इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। दूसरी इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरी इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल। सेम, ये तो थी सेकेंड इंप्लाइड कंडीशन। यदि सेलर ने बायर को कोई सैंपल बता के माल बेचा है तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ हो, इंप्लाइड कंडीशन होगी दैट द बल्क मस्ट करस्पॉन्ड विद द सैंपल शोन। जो सैंपल दिखाया गया है बल्क भी वैसा ही होना चाहिए, बल्क उससे अलग है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करके माल वापस भेजा जा सकता है। बात समझ में आ गई? यस सर। फोर्थ इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, implied condition as to description and implied condition as to sample, दोनों को मिक्स कर दो। इस पे क्वेश्चन सब पे ही आते हैं, इस पे भी आते हैं। implied condition as to sale by sample as well as description, implied condition as to sale by sample as well as description। क्या है ये सर? सेल, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। यदि सेलर ने बायर को कुछ माल सैंपल दिखा के भी बेचा है और उसके बारे में डिस्क्राइब भी किया है या डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो सर जो माल है, जो गुड्स है, वो दोनों से मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए और सैंपल से भी मैच होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन से भी मैच होना चाहिए और सैंपल से भी मैच होना चाहिए। यदि केवल सैंपल से मैच हो रहा है और डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो ये नहीं चलेगा, गुड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों मैच नहीं हुए। यदि केवल डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है और सैंपल से मैच नहीं कर रहा है तो भी रेप्यूडिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों से मैच करना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन दिया है उससे और सैंपल दिया है उससे, दोनों से मैच होना चाहिए। ये इंप्लाइड, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एक से मैच हो गया दूसरे से नहीं आया, सर हम तो दोनों से मैच कराएंगे। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ब्रीच हो गई, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशन ब्रीच हो रही है तो हम कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकते हैं। तो इंप्लाइड कंडीशन में भी तो कंडीशन ही ब्रीच हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड। क्या ये समझ में आ गया? कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल एज टू सैंपल, सेल इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट के लिए रुक जाना, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट एक सेकंड बाद, मतलब फिनिश करने के बाद समझूंगा। सिक्स्थ पॉइंट आता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। नाउ what is the meaning of the word wholesome? It has to be associated with things like eatables. It has to be
associated with things which are eatables. It should be of such a quality which is wholesome, which is fit for human consumption, which is fit for human consumption. बात समझ में आ गई? यस सर। क्या? अरे ऐसे कैसे आ गई? जब तक एग्जाम्पल नहीं देंगे थोड़ी ना समझ में आएगी। सर मान लो हमारा नमित, नमित कहाँ है रे? वीडियो ऑन नहीं करता है। ठीक है सर, करता हूँ, रुको। मान लो हमारा नमित है, एक दिन फुटबॉल खेल के आया, घर के सोफे पे लंबा हो गया। लंबा हो गया मतलब आधा लेट गया आधा बैठ गया, ठीक है। इसकी मम्मी को आया गुस्सा, ठीक है। गुस्सा आया, बोला, एक थप्पड़ लगाया और बोला, दिन भर पड़ा रहते हो, इधर उधर के काम करते हो, जाओ जाके 2 लीटर दूध लेके आओ, ठीक है। अब ठीक है, मम्मी की बात को कौन मना करेगा, ठीक है। गया दूध लेने के लिए, तो दूध वाले डेयरी अंकल जो थे, उनसे बोला 2 लीटर दूध दे दीजिए। उन्होंने 2 लीटर दूध दे दिया और ये घर आ गया। घर आके मम्मी पैसे दे दिए। घर आके मम्मी को वो दूध पकड़ाया। मम्मी ने जैसे ही दूध गर्म किया, वापस आया और इसको एक थप्पड़ और लगाया कि फटा हुआ दूध लेके आ गया है, ऐसा कैसा दूध लाया है तू। ये भी तमतमा गया कि मम्मी ने 1 घंटे में 2 थप्पड़ लगा दिए। वापस गया दूध वाले के पास में और उनको बोलता है, अंकल ये कैसा दूध दे दिया आपने, फटा हुआ दूध दे दिया है मेरे को। तो अंकल ऐसा बोलेंगे क्या? तो पहले बोलना चाहिए था ना, फटा हुआ दूध नहीं और नॉर्मल अच्छा दूध देना है। क्या अंकल ऐसा बोलेंगे? क्या जनरली अपन ऐसा बोलना एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं। अपन जब बोलते हैं कि हमको 2 लीटर दूध चाहिए, जब हम कोई चीज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ले रहे हैं, इट शुड बी ऑफ दैट क्वालिटी, इट शुड बी होलसम। बात समझ में आई? फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होनी चाहिए। भले ही हमने ऐसा नहीं बोला हो कि जो अच्छा ताजा दूध हो, तो भी वो ताजा हो, मतलब तो भी वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होना चाहिए, ठीक है। बात तो अब ये, यदि किसी नमित किसी स्वीट शॉप पे गया, तो भले ही नहीं बोला स्वीट सही है या नहीं है भाई, कितने दिन पुरानी, भाई उसको ऐसी स्वीट्स बेचनी है जो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो। 7 दिन 10 दिन पुरानी बासी स्वीट्स नहीं उठा के दे देनी है, ये बात ध्यान रखना। तो कंडीशन एज टू होलसमनेस विच इज फॉर ईटेबल्स, भले ही नहीं बोला तो भी वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। Condition as to merchantability. Now, what do you mean by merchantability is, sir, those goods should be commercially sellable. Those goods should be commercially sellable. यानी कि यार वो जिस पर्पस के लिए बने हैं वो पर्पस पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक ऐसी घड़ी जो सही टाइम नहीं बताती हो, सर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। घड़ी किस लिए लेते हैं? सही टाइम। हर 15 मिनट में, हर 1 घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो क्या ये घड़ी मर्चेंटेबल क्वालिटी की होगी? नहीं सर। इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए, कमर्शियली सेलेबल होना चाहिए। एक ऐसी घड़ी जो सही टाइम नहीं बता पा रही है, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। मान लो हमारा मुकुंद जो है वो घर में रिपेयर वर्क कराने के लिए जा रहा है, या मुकुंद, चलो और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मुकुंद बन गया बिल्डर। बिल्डर को क्या खरीदनी पड़ती है मार्केट से? सीमेंट। सीमेंट में पानी मिलाने के आधे घंटे के अंदर यूज कर लेनी चाहिए, तब तो वो सही रहती है, अदरवाइज वो खराब हो जाती है। तुम सब लोगों को इतना आइडिया होगा, तुम सब 12th क्लास में या उसके आसपास हो, ठीक है। तो सर ऐसा सीमेंट बैग जो कि पानी में भीगा हुआ हो, वाटर में भीग के सूखा हुआ हो, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होगा? नहीं सर, वो अपने पर्पस को फुलफिल नहीं करेगा। ऐसा टेलीविजन सेट जो सही पिक्चर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है, सही पिक्चर, सही वीडियो क्वालिटी नहीं दिखा पा रहा है, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होगा? नहीं सर, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं होगा। सर ऐसी ड्रेस, आप सबकी मम्मीज जो हैं, वो जो गर्म कपड़े या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें आपको नेप्थलीन बॉल्स डाल के रखनी पड़ती हैं ताकि उनमें वो सफेद कीड़े नहीं पड़े, याद है? कभी देखे? वो बोलते हैं ना, नेप्थलीन बॉल्स कुछ गर्म कपड़ों में या कुछ वुलन कपड़ों में डाल के रखनी पड़ती हैं ताकि उनमें जो लीस होती है, सफेद कीड़े होते हैं, वो नहीं पड़े। सर ऐसी ड्रेस या ऐसा क्लॉथ जो कि उन सफेद कीड़ों से भरा हुआ है, क्या वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का है? नहीं सर, वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। तो सर पॉइंट क्या है
कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का, गुड शुड बी कमर्शियली सेलेबल, ऐसा टीवी सेट जो सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है, ऐसा सीमेंट बैग जो पानी में भीगा हुआ है, ऐसी घड़ी जो सही टाइम नहीं बता पा रही है, ये सब मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं होते हैं। हमारी इंप्लाइड कंडीशन क्या है? गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए भले ही लिखा हुआ नहीं हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। अब मान लो, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, पिज्जा किस किस को पसंद है रे? पिज्जा किस किस को पसंद है? करण फारिया को पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो करण फारिया गया पिज्जा हट या डोमिनोज के में, ये सारे फ्रेंड्स तुम लोग गए, तो तुमने एक पर्टिकुलर पिज्जा चूज किया जिसपे वो क्या जेलेपिनो और पता नहीं क्या क्या टर्म्स होती हैं, ये इतना जेलेपिनो डाल देना, ये डाल देना, वो टमाटो और वो क्या ऑनियन वाला होना चाहिए, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन लग रहा है ना, जेलेपिनो डालना, ये डालना, वो डालना, लेकिन जब टेबल पे कोई आया पिज्जा तो वो दूसरा ही था, वो ओनियन टमाटो कैप्सिकम पिज्जा नहीं था, वो पता नहीं कोई दूसरा पिज्जा था, ठीक है, जो नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन में भी ओनियन टोमेटो कैप्सिकम नहीं था, उसने टेबल पे लाके रख दिया। तो सर अब इन्होंने रेजिस्ट किया, जो भी बच्चे खाने गए थे उन्होंने, कि ये हमारा वाला नहीं है। उसने कहा पिज्जा तो पिज्जा ही होता है, खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। बोले अरे हमारा वाला ऑर्डर वाला नहीं है भाई, ठीक है। तुम कैसे उसको दबाव में लाओगे, या क्या तुम्हारा राइट खराब हुआ है? इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन ब्रीच हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन था वो मैच नहीं हुआ है, तो ये आप उसका पिज्जा उसको वापस कर सकते हैं। सिमिलर थिंग्स अप्लाइज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स को क्या है, आइसक्रीम्स बड़ी पसंद होती हैं। सर बॉयज को क्यों छोड़ रहे हो, हमें भी बड़ी पसंद होती हैं, ठीक है। तुम गए बास्किन रॉबिन्स पे, बास्किन रॉबिन्स पे या फिर पास में वो कौन सी होती है, नेचुरल्स पे, नेचुरल्स पे जो डिस्क्रिप्शन तुमने दिया आइसक्रीम के ऊपर, चॉकलेट वो वाली होनी चाहिए, चॉकलेट डिप होनी चाहिए ना, ऊपर ये चोको चिप्स होनी चाहिए, तो तुमने सेल बाय डिस्क्रिप्शन किया है, ठीक है। सेल बाय डिस्क्रिप्शन किया है तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिस्क्रिप्शन जैसा होना चाहिए, जो मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है कि ये हिंट ऑफ ये ना वो ना चॉकलेट चिप्स, मेन्यू कार्ड में लिखा हुआ है ना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो रहा है, बिल्कुल वैसा होना चाहिए, ठीक है। मान लो तुम आइसक्रीम पार्लर पे जा रहे हो, और वहां पर कई बार आजकल होता है ना, बड़े आइसक्रीम पार्लर्स पे तुम छोटे छोटे चम्मच में, स्पून्स में पहले टेस्ट करके और फिर आइसक्रीम ले सकते हो। यस, ऐसे कई जने, कई आइसक्रीम पार्लर्स ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उसने यदि तुमको चखाया कुछ और फाइनल कप कुछ और दे दिया, तो सेल बाय इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल मैच नहीं हो रही है ना, ये ब्रीच हो जा रही है। जो सैंपल चखाया था उससे अलावा दूसरी दे दी, तो वो उसको वो आइसक्रीम वापस लेनी पड़ेगी। हाउ डेली लाइफ में ये चीजें मैच हो रही है, बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाउ डेली लाइफ में ये चीजें, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सेल, एज टू टाइटल, टाइटल सही होना चाहिए। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करके कोई चीज बेची है तो वो मैच होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन से, ये इंप्लाइड है, भले ही नहीं लिखा हुआ हो तो भी इस बेसिस पे आप, यदि ये डिस्क्रिप्शन से फाइनल प्रोडक्ट मैच नहीं किया, आप वापस कर सकते हो। implied condition as to sale by sample, implied condition as to sale by sample as well as description, implied condition as to wholesomeness, wholesomeness किसमें, eatables में, implied condition as to merchantability, the good should be commercially sellable, जिस पर्पस के लिए बने वो पर्पस पूरा करने लायक होने चाहिए। बोरी भीगी हुई पानी में, सीमेंट की बोरी जो पानी में भीगी हुई है, टीवी सेट जो सही डिस्प्ले नहीं करता है, या फिर ऐसी घड़ी जो सही टाइम नहीं बताती है, या ऐसा कपड़ा जो व्हाइट लीस से भरा हुआ है, ये सब मर्चेंटेबल क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। तो इम्प्लाइड कंडीशन रीच हुई है, आप वापस कर सकते हैं। अब अपना एक बच गया है, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये एक अलग ही राग गा रहा है, इसकी कहानी अलग ही चलती है। बाकी सब तो इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, 1 2 3 4 6 7 इम्प्लाइड कंडीशंस होती हैं, पांचवी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। इसलिए मैंने इसको रोक के रखा था, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस नहीं होती है। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो तो इसको समझाता हूं, और आज की क्लास खत्म करते हैं, पढ़ेंगे कल की क्लास में। सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।